सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और जन सरोकारों के मुद्दों से जुड़ी खास पेशकश चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है कि देश में कोरोना महामारी रोकने के लिए लॉकडाउन के फैसले, उसके नियमों और उसके असर पर। चिंता की बात यह है कि देश में अब कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 1.5 लाख के पार जा पहुंचा है और मौतों की संख्या भी 4500 के करीब पहुंचने को है। बीते 2 हफ्तों में मरीजों का आंकड़ा 2 गुने से अधिक हो गया है और औसतन 150 लोग अब इससे रोजाना जान गंवा रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी सरकारों के कदम संक्रमण को रोकने का, कम फैलाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। 25 मार्च से शुरू हुआ लॉकडाउन का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। विरोधाभासी नियमों और कायदे कई सवालों का जन्म देने लगे हैं। लोगों की जान से ज्यादा अब जहान को लेकर सारी कवायद हो रही है। प्रवासी मजदूरों के जानलेवा सफर से लेकर क्वारंटाइन सेंटर्स में मौतें भी अब सामान्य बात हो चली है। जाहिर है, ऐसे में सियासत कहां मानती है। सर्वसम्मति से शुरू हुए लॉकडाउन पर अब बहस इसके फेल या पास होने को लेकर हो रही है। सरकारों और नेताओं के इन्हीं दावों के बीच इन 2 महीने के बाद बने हालात पर आज हम चर्चा करेंगे। चर्चा के केंद्र में राहुल गांधी हैं, जिन्होंने यह बयान दिया कि लॉकडाउन फेल हो गया और सरकार बताए कि प्लान बी क्या है। वहीं भाजपा का पलटवार है कि राहुल गांधी की आदत ही झूठ बोलने का है और वह इस समय पर सस्ती किस्म की राजनीति कर रहे हैं। क्या सच्चाई है, इसे परखने की कोशिश करेंगे। 4 खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ हिस्सेदारी करेंगे। लेकिन हम इस चर्चा के सिलसिले को शुरू करें, उन लोगों से आपका परिचय कराएं जो इसमें चर्चा करेंगे। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। और हमारा आज का विचार सूत्र देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। हमारे चैनल की ओर से उस महामानव को विनम्र श्रद्धांजलि के साथ जो कुछ उन्होंने कहा कि यदि पूंजीवादी समाज की शक्तियों को अनियंत्रित छोड़ दिया जाए तो वो अमीर को और अमीर और गरीब को और गरीब बना देंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह चिंतन समय काल परिस्थिति से परे एक शाश्वत सत्य है, जिसको हर दौर में ही उतनी विनम्रता के साथ सबके द्वारा स्वीकारा जाएगा जितना अस्वीकार करने की जरूरत है। और इसी के साथ हम अपने विषय पर वापस लौटते हैं कि लॉकडाउन पास या फेल, फेल या पास। 4 खास मेहमान हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विचारक प्रभात झा जी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के तेज तर्रार आवाज सज्जन सिंह वर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद्दावर शख्सियत को चुनाव में धूल चटा चुके अरविंद शर्मा, भाजपा के वरिष्ठ नेता, वह भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ साथ हमारे साथ रहेंगे युवा वर्ग की आवाज के तौर पर कांग्रेस के नेता एवं रेवाड़ी क्षेत्र के विधायक चिरंजीव राव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत हम सज्जन सिंह वर्मा जी से करते हैं, क्योंकि सज्जन सिंह वर्मा जी की पार्टी का अब यह कहना है, उनके नेता का यह कहना है कि लॉकडाउन फेल हो गया। कुल मिलाकर जिस उद्देश्य से लॉकडाउन किया गया उसमें हम सफल नहीं रहे। सरकार बताए कि प्लान बी क्या है। और भाजपा का कहना यह है कि राहुल गांधी का काम आदतन झूठ बोलना है, सस्ती राजनीति करना है और इस बार भी वह यही कर रहे हैं। कल प्रकाश जावड़ेकर जी बोले थे, आज रविशंकर प्रसाद आके बोले। प्रकाश जावड़ेकर जी ने थोड़ा लिहाज किया था, रविशंकर प्रसाद ने खुलकर बोला। सज्जन जी, आपके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के संदर्भ में इतनी बड़ी बयानबाजी भाजपा ने, केंद्र सरकार के मंत्रियों ने की, स्वीकारते हैं कि आप इस मौके पर भी केवल सियासत कर रहे हैं और एक सच्चे मन से किए गए काम को नकार रहे हैं? क्या कहेंगे सज्जन जी? भारतीय जनता पार्टी में पहला पार्ट है झूठ बोलो, झट बोलो और जोर से बोलो। तो ये सारे नेताओं के भुट्टे आरएसएस वाले पिलाते हैं कि जितना झूठ बोलोगे उतना बड़ा पद पाओगे। ये तो इनकी कहानी हो गई झूठ बोलने की। बात आरंभ करता हूँ राहुल गांधी जी से जी। क्या प्रभात झा या दूसरे आदरणीय भाजपा के नेता नरेंद्र मोदी, अमित शाह को याद नहीं है कि 10-12 फरवरी को राहुल गांधी जी ने सरकार को आगाह किया था, केंद्र सरकार को, कि देखिए पड़ोसी मुल्क है चीन, जहां कोरोना वायरस तेजी से फैला है, हम पड़ोस में हैं, बिल्कुल हमारे देश में एकदम तेजी से पैर पसारेगा। मेहरबानी करके सारा काम छोड़ के कोरोना वायरस से निपटने की तैयारी मेहरबानी करके आप करिए। आपने 10-12 फरवरी के इस बयान को महत्व नहीं दिया, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की सरकार गिराना थी। 23 मार्च तक आपने लोकसभा चलाई है। दूसरी बात, आपने कौन से पुख्ता इंतजाम किया? आपने भारत की जनता से, नरेंद्र मोदी साहब ने कहा था मुझे 21 दिन दे दीजिए, लॉकडाउन कर रहा हूँ। रात के अंधेरे में ही घोषणा करते हैं, चाहे नोटबंदी की हो, चाहे जीएसटी की हो, चाहे लॉकडाउन की हो। बोले 21 दिन दे दीजिए मुझे,
21 दिन में बड़ा चमत्कार कर दूंगा। जैसे इन्होंने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख डालेंगे, ये बात छोड़िए। बात ये है कि राहुल गांधी ने क्या गलत कहा कि टारगेट अचीव नहीं कर पाया आप। लॉकडाउन 4 बार लॉकडाउन आपने बढ़ाया, टारगेट अचीव नहीं हुआ। दिन पे दिन संख्या कोरोना संक्रमित की बढ़ती गई। तमाम सारे राष्ट्रों से हम बहुत आगे कोरोना संक्रमित लोगों में। दूसरी बात, आपने सेकंड स्टेप अभी फिर लॉकडाउन की घोषणा कर दी। दूसरा चरण आपका क्या है, क्या योजनाएं हैं आपकी? आपने जब राहुल गांधी जी ने कहा कि सावधान हो जाओ, तब मात्र 34 एयरपोर्ट हमारे देश में इंटरनेशनल है। 55 लाख यात्रियों ने 12 फरवरी से लेके 24 फरवरी तक यात्रा की है बाहर से, विदेश से आने वाले इंडिया में। क्या आपने उनकी सही व्यवस्था की? कोरोना फैलने का एक कारण आप ये भी मानते 34 एयरपोर्ट पे आप सही व्यवस्था नहीं कर पा। ये नरेंद्र मोदी का फेल्यूर है। और एक विपक्षी दल का नेता जब हमें आईना दिखाता है तो उसे हमेशा आलोचना नहीं मानना चाहिए, उसकी रचनात्मक बातों पे गहन मंथन करना चाहिए। किसी व्यक्ति को झूठा साबित कर देना ये परंपरा है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ हिमांशु भाई, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। एक दिन दुनिया, देश राहुल गांधी की इन बातों का लोहा मानेगा। देश लोहा मानेगा। लेकिन सज्जन जी, मेरा आपसे सवाल है, खारिज करना हो किसी भी बात को किया जा सकता है, पर मौजूदा आंकड़ों की बात करें। कोरोना केवल इस देश में नहीं आया था, पूरी दुनिया में आया। पूरी दुनिया के आंकड़ों को उठाइए और खास तौर पर अमेरिका के संदर्भ में देखिए, उसकी आबादी हमसे 5 गुना कम है। 17 लाख संक्रमित लोग अभी हैं। हिंदुस्तान ने लॉकडाउन किया, आज भी 1.5 लाख है। मौतों की संख्या तो मात्र 4000 के आसपास है। कम उपलब्धियां आंकते हैं। इस अवधि के अंतर्गत देश को एक तैयारी करने का मौका मिला, देश व्यवस्था कर पाया, देश के अंतर्गत हॉस्पिटल, क्वारंटाइन सेंटर, ये सब चीजें बनी। इन सारी उपलब्धियों को आप बिल्कुल खारिज कर देंगे केवल इसलिए क्योंकि ये फैसले नरेंद्र मोदी ने लिए, भाजपा की सरकार ने लिए, और इसके बाद में भी चाहते हैं कि आपकी बातों को लोग सर झुका के माने? मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। जिस समय राहुल गांधी ने 10-12 फरवरी को सरकार को चेतावनी दी, आगाह किया, मात्र 4 या 5 कोरोना के पेशेंट थे पूरे भारत में जी। अब कितने हैं? अब आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, चलिए अमेरिका की बात कर लेते हैं। जब 10-12 फरवरी को राहुल गांधी ने आगाह किया, तब आप तैयारी में लगे थे, नमस्ते भारत ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। जी। 24-25 फरवरी को ट्रंप साहब आए, उनके स्वागत में अलग पौड़े बिछा दिए गए। कहाँ पे आए? अहमदाबाद भी आए। वो सबसे ज्यादा संक्रमित इस समय अहमदाबाद में लोग हैं। तो ट्रंप साहब की अगवानी की, ट्रंप साहब अपने देश से हमारे देश में कोरोना ले आए। अब कहें तो ये भी झूठ है, ये भी आप बोल रहे हैं। आपने खुद कहा कि अमेरिका में सबसे ज्यादा संक्रमित है, तो ट्रंप को बुलाने की क्या जरूरत थी भैया? क्योंकि आपको आपकी टीआरपी बढ़ाना थी, आपको अपना लच्छेदार भाषण ठोकना था। इसलिए अगर हम आलोचना कर रहे हैं तो उसे आप आत्मविभोर के हो रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब। आत्म आलोचना को भी तो पहचाने, अपने अंदर झांक के भी तो देखे कि यदि विपक्ष कुछ बोल रहा है तो निश्चित रूप से हमने कमियां रही होंगी लॉकडाउन करने के पहले। क्या इस देश के मजदूरों को, श्रमिकों को आप 2 दिन का समय नहीं दे सकते थे कि भाइयों बहनों अपने अपने घर चले जाओ, 2 दिन बाद में लॉकडाउन करूंगा? 1947 के बाद जो पलायन देखने को मिला था, इस समय उससे 10 गुना पलायन हमने मजदूरों को भागते देखा, श्रमिकों को मरते देखा सड़क पे, भूख से, एक्सीडेंट से। तो ये फेल्योर नहीं है? तो क्या पास बोले? सुप्रीम कोर्ट ने भी आज कह दिया, हिमांशु भाई आज सुप्रीम कोर्ट का आप पढ़िए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार फेल रही, कि मजदूरों की, श्रमिकों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, श्रमिक बहुत बुरे हालात में अपने गांव को लौट रहे। बड़े महत्वपूर्ण बात सज्जन सिंह वर्मा जी ने कही है। प्रभाजा जी मेरे साथ में है। प्रभा जी, पूरी बात आपने सुना। 3 सवाल है मेरे आपसे करने के लिए। एक तो जानने का विषय कि राहुल गांधी की संजीदगी से कही हुई बातों को भी जवाब देने के स्थान पर उनके संदर्भ में कटाक्ष करके आप लोग साबित क्या करना चाहते हैं, ये देश समझ नहीं पाता। आप उनके मुद्दे पर बात नहीं करते हैं, उनके व्यक्तित्व पर बात करते हैं, उनको खारिज करने के लिए मजाक उड़ाने की बात करते हैं। लॉकडाउन के संदर्भ में 21 दिन का वादा किया था, 60 दिन का समय हो गया।
कोरोना और विस्तार ले गया, 1.5 लाख की संख्या पार कर गया। सबसे पहला सवाल यह है प्रभात जी कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन वहां से हटाया जा रहा है जहां पे संक्रमण की रफ्तार कम हुई है, रुकी है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अनूठा उदाहरण बन रहा है कि जहां रफ्तार बढ़ रही है और लॉकडाउन को उठाया जा रहा है। कौन सी रणनीति है, इस पर रोशनी की जरूरत है। दूसरा, आपसे जानने का विषय यह है कि प्लान बी क्या है। आपके लॉकडाउन की तो अब समाप्ति हो गई, औपचारिकता बची है लॉकडाउन के तौर पर। फ्लाइट आपने चला दी, रेलें आप चला रहे हैं, तो अब लॉकडाउन केवल शब्दों में रह गया, व्यवहार में नहीं रह गया। क्या रणनीति ये देश जानना चाहता है। 2, और तीसरा सवाल ये कि लॉकडाउन से संक्रमण रुका नहीं पर अर्थव्यवस्था की रफ्तार रुक गई, क्या इसको विफलता के तौर पर आप मानते हैं। 3 सवाल प्रभात जी आपसे। पहली बात हिमांशु जी, कोरोना की कोई जात नहीं है, कोरोना की कोई पार्टी नहीं है, और ये किसी पार्टी ने नहीं, ये वैश्विक महामारी है, ये हम सबको समझना होगा जी। और आप सारे देश का वर्णन देख लीजिए, किसी भी राष्ट्र में जी सभी विपक्षियों ने सरकार के साथ खड़े होकर इस वैश्विक विपदा को, आपदा को ग्राह्य किया है और उससे लड़ने के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। ये भारत के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है, जब एक स्वर होना चाहिए वहां पर राजनीतिक स्वर निकल रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन क्या लॉकडाउन में एक भी अच्छा काम नहीं हुआ। जैसा डॉक्टर हिमांशु आप खुद कह रहे थे कि पूरे विश्व का आंकड़ा रख लीजिए और भारत की आबादी और यहां घटने वाली घटनाएं, मृत्यु की संख्याएं, संक्रमित लोगों की संख्याएं, कहीं पर भी तो विपक्ष को यह कहना चाहिए कि नहीं यह अच्छा, आपने कोई सलाह दी क्या आज तक। आपने 11-12 फरवरी और ट्रंप का स्वागत कर रहे हैं। ये जो सज्जन वर्मा जी कह रहे हैं, राजनीतिक भाषा नहीं होनी चाहिए, इस समय राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए। एक स्वर में देश को खड़ा करके, देश की मानसिकता को एक साथ जोड़कर और यह कहकर कि हम सबको लड़ना है, गरीबों के लिए हाथ जोड़कर कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, आप सबके परिवार का मुखिया बोल रहा हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। बहुत कठिनाई होगी आपकी, बहुत तकलीफ होगा आपको, लेकिन ये उनके इस कहने पर जो देश चला, पहले लॉकडाउन पर, दूसरे लॉकडाउन पर, उस पर कोई आप शाबाशी नहीं दे सकते। कम से कम आप कुछ कर नहीं रहे हैं तो कुछ बुरा मत बोलिए, अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा तो मत कहिए। क्या नहीं किया है, किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, एक भरसक प्रयत्न किया गया है। बीच में रोकता हूं, मैं आपको बीच में रोकने के लिए माफी चाहता हूं। क्या किया आपने, सुप्रीम कोर्ट ने बता तो दिया, मजदूरों के साथ न्याय नहीं किया आपने। राहुल गांधी की बात को तो आप गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि राजनीतिक रूप से आपको उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को गंभीरता से लेंगे या सुप्रीम कोर्ट के बयान को भी खारिज करेंगे। नहीं, सवाल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के बात को लगते हुए आप भी जानते हो, भारत में क्या एक दिन में ये 12-15 करोड़ लोग प्रवासी मजदूर बने हैं? क्या ये भारतीय जनता पार्टी के शासन में आने के बाद गए हैं? हमको सारी परिस्थितियों का आकलन करना पड़ेगा, मनुष्य की मनोभावना, मनोविज्ञान को समझना होगा। ये ऐसी आपदा है जिसमें आदमी घबराता है जिंदगी से, उसको लगता है कि मैं कहां जाऊं, कैसे जाऊं, अपने परिवार के पीछे। अब इसको रोकने में सरकार का जितना सामर्थ्य, पूरी कोशिश की है। समाज खड़ा हुआ है, सरकार थोड़ी कर सकती है सब चीजें, सरकार के साथ समाज खड़ा हुआ है। आपने देखा होगा, मैं इंदौर में देखा, मैंने उज्जैन में देखा, मैंने शाजापुर में देखा, सड़कों पर मैंने, सज्जन वर्मा जी के क्षेत्र में उन्होंने भी किया होगा। सवाल क्या है, हर बात पर विपक्ष की लड़ाई वाला मामला नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, देखिए मैं फिर कहता हूं, अब सड़क पर चलोगे तपती धूप में तो पैर में आपको जोखम होगा ही। अब ये जो धैर्य है समाज का, ये जो धैर्य था, मजदूरों का ये धैर्य था, वो थोड़ा हिला और उस हिलने के कारण तकलीफ हुई, लेकिन उसको संभालने के लिए समाज खड़ा हुआ, सरकार खड़ी हुई है पूरी तरह से। और इसलिए एक सिरे से खारिज कर देना कि कुछ हो ही नहीं रहा है, मुझे लगता है ये विपक्ष इसीलिए समाज में और पूरे राष्ट्र में मान्यता प्राप्त नहीं कर पा रहा है।
स्वीकार्यता नहीं मिल रही उसको, और उनके आरोप को, उनकी बातों को लोग ग्राह्य करते ही नहीं है। हाँ, मैं मियां मिट्ठू बन जाऊं, उन्हें मेरी बात सुनते हैं। आप मुझे बताइए, ये समय क्या फोटो खिंचाने का है गरीबों के साथ बैठकर? आप करिए ना, आप विपक्ष में आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप नरेंद्र मोदी जी से मिलकर ये नहीं कह सकते थे कि बताइए हम ये चाहते हैं देश ऐसा हो? क्या ये स्वस्थ राजनीति कब आएगी देश में? क्या वो ये नहीं कह सकते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नहीं नरेंद्र मोदी जी आप ऐसा करिए, हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, हम सब लोग कहां पे कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी ने देश के मुख्यमंत्रियों से बात नहीं की? क्या नरेंद्र मोदी ने देश के विपक्ष के नेताओं से बात नहीं की? क्या नरेंद्र मोदी ने सारे देश के पूर्व प्रधानमंत्रियों से बात नहीं की? क्या बोलते हैं सब लोग, आरोप लगाएं, हम उससे डरते नहीं हैं। हम पर तो क्या क्या आरोप नहीं लगा 2014 में भी, और उसके बाद 2019 में जनता ने जवाब दिया। आज फिर कह रहे हैं कि गांव गांव में मजदूर जाकर कह रहा है नहीं, हमको अब यहां काम करेंगे। जो सरकारें हैं, शिवराज जी मध्य प्रदेश में व्यवस्था कर रहे हैं, जो जहां पर जिसकी सरकार है वहां व्यवस्था करने की बात हो रही है। वो मनुष्य हैं, आप उन्हें मनुष्य की नजरों से देखिए, राजनीतिक निगाह से देखने की कोशिश मत करिए। हम राजनीतिक बातचीत करना चाह रहे थे, प्रभात जी ने हमें सामाजिक प्रकार के उत्तरों से बहलाने की कोशिश की। अरविंद जी, आपने पूरी बात को सुना, फिर मैं चिरंजीव जी के पास जाऊंगा। अरविंद जी, उन्होंने कहा कि सरकार ही नहीं, समाज को भी करना है। जब कुछ अच्छा होता है तो सरकार अपनी पीठ थपथपाने लगती है, कुछ परेशानी आ जाए तो समाज के ऊपर डालने लगती है कि समाज को भी साथ देना है। प्रभात जी का तर्क है कि ये 15-16 करोड़ प्रवासी मजदूर क्या आज आए हैं? आज नहीं आए, पहले से थे। तो जब आपने लॉकडाउन का फैसला लिया तो आपको नहीं पता था कि इस देश में कितने करोड़ प्रवासी मजदूर हैं और आपके इस फैसले से उनकी जिंदगी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या आप नहीं मानते अरविंद जी कि इस मौके पर चूक गई सरकार यह आकलन करने में कि उसका लॉकडाउन का फैसला उस मजलूम वर्ग के लिए, उस दलित वर्ग के लिए, उस कमजोर वर्ग के लिए, उस गरीब वर्ग के लिए कहर बन के टूटेगा और उनकी जिंदगी को तबाह कर देगा? इनकार आपका? देखिए हिमांशु जी, सबसे बड़ी बात है, जैसे आदरणीय प्रभात जी ने बोला कि लॉकडाउन जो है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ठीक समय पर लॉकडाउन लगाया, और आज उस पहले लॉकडाउन का परिणाम है कि हमारा देश पूरे विश्व में प्रशंसा का पात्र है कि देश के अंदर आप जिस तरह से कोरोना की ये महामारी है, जिस तरह से और देशों में, आज यूएसए में देखें, आप स्पेन में देखें, आप फ्रांस में देखें, इटली में देखें, रशिया में देखें, जिन जिन मुल्कों में आपने देखना जहां से कोरोना शुरू हुआ है, शुरुआत अरविंद जी से अचानक हमारा संपर्क कट गया है। मैं चिरंजीव जी के पास में चलता हूं, कोशिश करेंगे अरविंद जी के पास हम वापस जा पाए। लेकिन चिरंजीव जी, वही भाषा अरविंद शर्मा जी बोल रहे हैं कि दुनिया तारीफ कर रही थी, तो कांग्रेस विरोध क्यों कर रही है? चिरंजीव जी, वर्मा जी के तर्क हैं कि जिस समय पर करना चाहिए था उस समय पर ट्रंप का स्वागत करते, राहुल गांधी की बात का ध्यान नहीं दिया। लेकिन विरोधाभासी बयान है। एक समय पर हम लोग बोलते हैं, कांग्रेस के लोग, बाकी लोग, कि जिस समय पर लॉकडाउन घोषित किया गया उससे पहले समय देना चाहिए था। एक तरफ ये भी कहते हैं कि लेट किया, जल्दी नहीं किया। क्या नजरिया सच है आपका? देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे जो ये झा साहब हैं जी, और हमारे जो अरविंद जी है, मुझे लगता है ये हमारे देश में रहते ही नहीं है, ये शायद कहीं और ही रह रहे हैं। जी, क्योंकि ना तो इनको हमारे श्रमिकों की तकलीफें नजर आ रही हैं, ना इन्हें हमारे देश के जो मिडिल क्लास है, जो आज हर तरीके से तकलीफ के अंदर है, उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी मैं इनको सुन रहा था, झा साहब को ये कह रहे थे कि ये समय फोटो खिंचवाने का नहीं है। तो क्या चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी दलितों के पैर धोते हैं, क्या वो समय फोटो खिंचवाने का होता है? जब अमित शाह गरीबों के घर जाकर खाना खाते हैं तब फोटो खिंचवाने का समय होता है। और आज राहुल गांधी गरीबों के पास जाकर उनके आंसू पोंछ रहे हैं, तो उसमें इनको राजनीति नजर आती है। आप मुझे बताइए, पिछले 60 दिनों के अंदर जब से ये लॉकडाउन लगा है, आज एक दिन बता दीजिए जब ये लोगों के बीच में इनका कोई भी नेता गया हो, उनके दुख दर्द इन्होंने सुना हो। मैंने इनका एक भी नेता नहीं देखा। सब लोग ऐसे लुप्त हो गए हैं जैसे
पता नहीं दुनिया खत्म ही हो गई है। तो मुझे लगता है इन लोगों से अब जनता को कोई सरोकार नहीं है। ये ऐसा कहते हैं कि आज जितने भी इनके प्रदेश है जहां पर इनकी सरकार है वहां लोगों को काम मिल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोलते हैं। वहां पर जाने के बाद उनकी जो हालत है इससे भी ज्यादा बदतर हो गई है। मैं तो इन सभी प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार है उनको कहूंगा कि अपने लोगों का ध्यान रखें, ये हमारे अपने लोग ही हैं। और जहां तक बात रही हरियाणा की, हरियाणा भी इससे अछूता नहीं है। हरियाणा के अंदर भी दिनों दिन आप देख रहे हैं इसके कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सरकार को जागने की अब जरूरत है। और जहां तक बात आपने खुद ही कही, ये बड़ा हास्यास्पद है कि पूरे देश के अंदर जहां पर कोरोना के केस कम हो रहे हैं वहां पर लॉकडाउन खत्म हो रहा है, और हमारा देश अकेला एक ऐसा देश है जहां 7,000 8,000 रोज कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और यहाँ पर हमारे लॉकडाउन खत्म किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं उनको जल्द से जल्द उनको बदलना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग मुझे लगता है इस देश को अंधकार की तरफ लेके जा रहे हैं। ये नेता अगर नहीं जागे भाजपा के तो मुझे लगता है हमारे देश को आने वाले समय में बहुत ज्यादा कठिनाई होने वाली है। तो मैं प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, सभी जितने भी हमारे, आप लोग जाग जाइए, अभी भी समय है। अभी भी जाग जाइए, अभी भी समय है। लेकिन आज रविशंकर प्रसाद जी ने जब बयान दिए राहुल गांधी जी के संदर्भ में तो उन्होंने 3 बातें कही चिरंजीव जी। एक, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बिना सोच समझ के कुछ भी बोलते, कोई होमवर्क नहीं करते। दूसरा उनका कहना था कि राहुल गांधी बैक फुट पर खेलते हैं, हमारे प्रधानमंत्री फ्रंट फुट पर खेलते हैं। और तीसरा उन्होंने कहा कि वो हमें नसीहत देने के स्थान पर जहां उनकी सरकारें हैं उनके काम पर ध्यान दें। 3 बातें उन्होंने कही। इन तीनों पर कोई टिप्पणी चिरंजीव जी आप करना चाहेंगे अपने नेता के संदर्भ में जो कहा गया विरोधी दल? देश के अंदर जिन्होंने सबसे पहले ये बात कही थी कि सरकार को अभी भी जाग जाए तो समय है, इन्होंने बताया था कि कोरोना की रोकथाम के लिए हमें अभी से कदम उठाने चाहिए। तब तो इन लोगों ने कदम उठाए नहीं। इन लोगों के पास एक ही तरीका रह गया है कि राहुल गांधी कुछ भी कहे उसको हंसी के अंदर इन्होंने उड़ाना है। तो मुझे लगता है राहुल गांधी का मजाक तो ये बाद में भी उड़ा सकते हैं, पर आज समय है कि राहुल गांधी जी जो इनको सलाह दे रहे हैं उनको ये माने। जहां तक बात है रविशंकर प्रसाद जी की, मैं कहूंगा अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप पहले सलाह दें कि उनको क्या बात करनी चाहिए। एक दिन रात को 8 बजे उठकर वो कहते हैं अचानक से कि ये देश पूरा रुक जाएगा, और अचानक से वो जाग जाते हैं जब ये सारे केस तेजी से बढ़ रहे हैं कि अब हम सब कुछ खोल देते हैं। मेरा इनसे सवाल है कि पहले तो ये बताएं कि इन्होंने देश को बंद ही एकदम क्यों किया, और जब बंद कर दिया था, जब चीजें ठीक होने लगी थी, तब सब कुछ ऐसा क्यों खोल दिया। इनसे ये पूछिए कि कोरोना तो विदेशों से आया था, फ्लाइटों में बैठ के ये आया था, तो फ्लाइटों से जब लोग यहाँ पर आए तब उनकी थर्मल स्कैनिंग इन्होंने क्यों नहीं करी, तब उनको इन्होंने पूरी तरह से चेक क्यों नहीं किया। और अब जो श्रमिक जो हैं उनको हजारों किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ रहा है, उनके लिए इनके पास कोई सरोकार उनके साथ नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे अपनी विधानसभा से इतने लोगों को इतनी तकलीफ हुई बाहर जाने में, हमने खुद बसें लोगों को करके दी। ये तो प्रशासन की, मैं कहना चाहूंगा हमारे रेवाड़ी जिला का प्रशासन इस मामले के अंदर ठीक रहा, वरना पूरे हरियाणा के अंदर ये बुरा हाल रहा, बिहार के अंदर आप देख लीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर देख लीजिए, हर जगह बुरा हाल रहा है। मुझे लगता है इस सरकार को राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाने के बजाय अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है। मजाक उड़ाने की जगह अपने अंदर झांकने की जरूरत है। हमारे साथ में एक बार फिर कोशिश करता हूं कि अरविंद शर्मा जी से अगर हमारा संपर्क हो पा रहा है तो अरविंद जी, हमारी बात बीच में अधूरी रह गई थी। मेरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि पूरी दुनिया में लॉकडाउन तब हटाया जा रहा है जब वहां पे कोरोना का संक्रमण रुका है, रफ्तार घटी है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में एक अलग मिसाल कायम कर रहा है कि हमारे यहाँ संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है और लॉकडाउन से जुड़ी हुई शर्तों को हम खत्म कर रहे हैं। क्या नजरिया है इसके संदर्भ में? आप कई मर्तबा के विधायक हैं, पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, थोड़ा ज्ञानवर्धन करेंगे हम लोगों का कि ये नजरिया किस आधार पर आपकी सरकार ले रही है? मैं सांसद हूँ रोहतक से, आपके संज्ञान में मैं लेके आऊं। दूसरा, लॉकडाउन देखो, मैंने
आपको शायद मैंने 1-1.5 महीने पहले कहा था, जी जर्मन चांसलर ने 2-2.5 महीने पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि अब विश्व को, पूरे वर्ल्ड को कोरोना के साथ रहना पड़ेगा एक लंबे समय तक। जी इस बात को हमें समझना चाहिए, इस बात को बहुत अच्छे से हमें समझना चाहिए। हम खामखा की इस बातों में लगे हैं, लॉकडाउन बढ़ गया, लॉकडाउन कम हो गया, लॉकडाउन कैसे रहेगा। हमारे को सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ करके प्रशंसा करनी चाहिए। बहुत ठीक टाइम पर लॉकडाउन किया था, लॉकडाउन कामयाब रहा है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इसके रिजल्ट्स बहुत बड़े परिणाम आप देखने को मिलते हैं कि आप देखते मेरा ख्याल में देश बहुत आगे निकल जाता। लेकिन आज लॉकडाउन की वजह से सबसे बड़ी जो चीज मिली है लॉकडाउन से, आज लॉकडाउन की वजह से हमारे देश का बच्चा बच्चा, हर नागरिक, बड़ा बुजुर्ग, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, गरीब अमीर, सब आज लॉकडाउन की वजह से जागरूक है कि हमारे को कोरोना के साथ किस तरह से रहना है आने वाले समय में। उसको पता है कि हमारे को सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, हमारे को सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, और किस तरह से हमारे को आगे बढ़ना है। इस बात का जो लॉकडाउन रहा है समय समय पर, इस बात का लोगों को समझ में आया है। और मैं यही कहूंगा कि लोगों से भी मेरी यही अपील है कि हमारे को इस कोरोना महामारी के साथ लंबा चलना पड़ेगा। देश इसके लिए तैयार है, और सरकार भी तैयार, देश भी तैयार, देश का आम नागरिक इस बात के लिए तैयार है कि हमारे को इसके साथ चलना पड़ेगा, और देश को ही नहीं, पूरे विश्व को इस कोरोना के साथ, इस महामारी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने बचाव रखना पड़ेगा। और उस बचाव के लिए जो सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, समय समय पर जो गाइडलाइंस आती रहेंगी, उसको हमारे को फॉलो करना पड़ेगा। और ये फैसला सरकार करेगी 31 तारीख को कि लॉकडाउन बढ़ाया जाए या उसको कम किया जाए। हर चीज का ध्यान रखना है, जान भी जहान भी, और सारी चीजों का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। चिरंजीव जी जैसे कह रहे थे, मैंने सुन रहा था, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें, कि भाई हरियाणा में जितनी मेहनत, मैं कह रहा हूं, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता से पार्टी से जुड़े हुए, इतनी जबरदस्त तरीके से मेहनत की है। आज देश में आप देखेंगे, अगर विश्व में देखें तो देश हमारा भारत कहां खड़ा है, और अगर भारत में देखें तो मैं चिरंजीव जी को कहूंगा एक बार झांक के देखें कि हरियाणा कहां खड़ा है। आप और देखें, आप महाराष्ट्र में देखें, आप पंजाब में देखें, आप और भी इलाकों में आप देखेंगे तो हरियाणा कहां खड़ा है आपको पता लगेगा। आज हरियाणा की स्थिति और स्टेटों से बहुत अच्छी स्थिति है, और उसी का कारण है कि माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं, प्रधानमंत्री जी के जो दिशा निर्देश हैं, उसमें सारा काम बहुत अच्छे से हो रहा है, लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। दो तीन बातें आपके बातचीत के आधार पर निकल के आ रही हैं अरविंद जी। आपने एक बड़ा अलग नजरिया दिया। आपने कहा कि लॉकडाउन से एक बड़ा फायदा ये हुआ, एक बेहतर नजरिया आपके द्वारा दिया गया कि लोग जागरूक हो पाए। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सभी वर्ग के लोगों में कोरोना को लेकर एक जागरूकता आई कि हम कैसे इसके साथ में जिएं। बहुत अच्छा नजरिया आपने दिया। लेकिन जब आपका यह मानना है कि जागरूकता हो गई, तो फिर जाकर लॉकडाउन आगे बढ़ाने की जरूरत क्या है? क्योंकि पूरी अर्थव्यवस्था तो बैठ गई। मैं आऊंगा सज्जन जी, इसके बाद मुझे आप ही के पास आना है, लेकिन मेरी अरविंद शर्मा जी से बात पूरी हो जाए। एक सवाल ये, दूसरा, आपने उदाहरण दिए कि हरियाणा में बहुत अच्छा काम किया है, मनोहर लाल खट्टर जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आप महाराष्ट्र को देखिए, आप राजस्थान को देखिए। क्यों देखें साहब महाराष्ट्र को, क्यों देखें हम राजस्थान को, क्यों नहीं हम मध्य प्रदेश को देखें, क्यों नहीं हम गुजरात को देखें? इसलिए कि वहां पे भाजपा की सरकार है तो आप उन पर सवाल नहीं उठाएंगे। जहां गैर भाजपाई सरकार है वहीं के संदर्भ में आप सवाल करेंगे। तो आप छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं देखना चाहते? छत्तीसगढ़ में आज भी 300 से ऊपर केसेस नहीं है, जबकि हरियाणा 1300 से ऊपर पहुंच गया। तो कुछ सीखे छत्तीसगढ़ से, यह भी एक नजरिया हो सकता है। बिहार को भी देखने की जरूरत है। जी अरविंद जी। ऐसा है हिमांशु जी, हमारे को इसमें कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है इस महामारी के साथ। आपने बयान दिया, मैंने सवाल कर लिया। बहुत अच्छे, नहीं, ये बहुत अच्छे तरीके से, मैं चिरंजीव जी, मैं जब डिस्कनेक्ट हो रहा था, चिरंजीव जी कह रहे थे हरियाणा में किसी ने कुछ नहीं किया, फलाना ये नहीं किया, वो बात का जवाब दे रहा था। सबने मिलकर के वहां पर काम किया है। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी, सब पार्टी के सारे साथियों ने इस लड़ाई के साथ मिलकर के काम किया है, और तभी जाकर के हरियाणा एक अच्छी स्थिति में, मैं कहूंगा, औरों की देखने में। और दूसरा, जो आप लोग जो बात कह रहे हैं कि जो लॉकडाउन से जो सीखने को जो मिला है, ये बहुत बड़ी बात है जी, एक बहुत बड़ी बात है। और आज आर्थिक व्यवस्था की जहां तक बात है, प्रधानमंत्री जी ने, आप देखेंगे 21 लाख करोड़ का
जो पैकेज दिया है वो धीरे धीरे करके सारा सिस्टम आएगा। प्रधानमंत्री जी को चिंता है जान भी और जहान भी। इसी नारे के साथ साथ देश आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में आप देखेंगे इसका बहुत अच्छा असर, जो 21 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है बहुत अच्छे तरीके से लागू होकर के जब ये ग्राउंड पर आएगा तो सबको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट्स आएंगे। मैं मान सकता हूं इसके बहुत अच्छे देश की- रिजल्ट आएंगे। 21 लाख करोड़ के पैकेज को लेकर बहुत उत्साहित है सज्जन जी। राहुल गांधी पूछ रहे थे प्लान बी क्या है। अरविंद शर्मा जी के बात से निकल कर आया है प्लान बी 21 लाख करोड़ के रूप में। इसके बावजूद भी सवाल उठा रहे हैं आप लोग। 1 लाख कुछ तो ज्यादा सोचिए, बताइए। कुछ तो समझिए। सरकार इतना कुछ कर रही है, आप हमेशा सवाल ही उठाते रहते हैं। बहुत शुभ है प्रभात जी और अरविंद जी आपके कथन से कि आप इस समय पर भी केवल सियासत कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हिमांशु जी, अरविंद शर्मा मेरे पुराने मित्र हैं, मेरे साथ सांसद रहे हैं। अभी इनकी बड़ी स्पीच सुनी जो आम सभा के लिए ठीक है, पर यथार्थ के धरातल पे बड़ी कमजोर बातें इन्होंने बताया। 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, इनकी याददाश्त ठीक कर दें, 21 लाख करोड़ का नहीं है। और यही 20 लाख करोड़ का पैकेज वो मेरा श्रमिक वेतन होगी, वो छोटा किसान, वो मजदूर खड़ा हुआ सा देख रहा है कि 20 लाख करोड़ कहाँ चले गए। मेरे खाते में, मेरे हिस्से में तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं आई। इतना बड़ा झूठ बोल के देश की जनता को भ्रमित करने का एक भ्रम जाल फैला रखा है नरेंद्र मोदी साहब ने। भाषणवीर नरेंद्र मोदी साहब, आपने 68,000 करोड़ रुपया उन लोगों का माफ किया जो भगोड़े हैं इस देश के। माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी, अरे 68,000 करोड़ उस देश के छोटे किसान का कर्जा माफ करते तो वो आपको दुआ देता। उन श्रमिकों के खाते में डाल देते तो सकुशल अपने घर पहुंच जाते। ये अच्छा मेरा एक है ना, चलिए राहुल गांधी सोनिया गांधी की बातें आपको कड़वी लग रही, चलिए एक बात मैं कहता हूँ। राहुल जी और सोनिया जी ने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब ये संकट काल है, लोगों की जेबें खाली हो गई, माता बहनों ने थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके रखे थे गुल्लक में, वो भी उड़ गए इन 2 महीनों में। मेहरबानी करके 10-10 हजार की पहली किस्त उन श्रमिक वेतन भोगी गरीबों को दे दो और 6 महीने तक 7,500 रुपए देना। चलो भाई, मैं कहता हूँ ये बात क्या बुरी है, ये खराब बात है क्या कि इस देश के श्रमिकों की, गरीबों की चिंता यदि कांग्रेस कर रही है तो इसे तो मान लो। चलो एक सुझाव मान लो, आपने जो काला पीला करना था कर दिया, लॉकडाउन लेट घोषित करके, और राहुल गांधी की बात नहीं मानेंगे। ये सुझाव तो हिमांशु भाई आप भी मानेंगे, ये सुझाव अच्छा है भाई, ये मान लो, इस पर सहमति दे दो, ये रचनात्मक सुझाव है। अरविंद जी और वाज्या, इस पर जवाब दे दो भाई। अच्छा एक बार बताइए, कहने में बड़ा आसान लगता है कि 10,000 रुपये डाल दीजिए, हर महीने 7,500 रुपये डाल दीजिए, केंद्र के साथ आपने अपेक्षा की, बहुत अच्छी बात। पर आपकी जिन राज्यों में सरकार हैं, कितने हजार रुपये डाल दिए आपने सज्जन जी, इसका भी तो जानकारी दीजिए। दूसरे को ये कह देना कि आप ऐसा कीजिए बड़ा आसान रहता है, पर जहां पर आप सत्ता में बैठे हैं वहां पर आपके पास में भी राज्यों का संचालन है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर जहां भी है वहां करके मिसाल कायम करते तो पूरे देश के लिए एक दबाव का वातावरण बनता, आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाता। बाकी कहने की क्या दिक्कत है, आप 10,000 की जगह लाख भी बोलते हैं, पर देश की स्थितियां हैं कि ऐसा हो जाए, और हैं तो आपकी सरकारों ने क्यों नहीं कर दिया, ये सवाल है। मेरा हिमांशु जी ये कहना है, मैंने मध्य प्रदेश की बात नहीं की, मैंने गुजरात की तो बात नहीं की जहाँ सबसे बुरे हालात हैं। मैंने केंद्र सरकार की इसलिए बात की कि संघीय शासन प्रणाली है इस देश में। हिमांशु जी याद रखिए, संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार जिसने लॉकडाउन की घोषणा की, जिसने सारी अव्यवस्थाओं को जन्म दिया, तो हम तो केंद्र सरकार की बात करेंगे कि केंद्र सरकार को देना चाहिए। क्या ये बात मैंने गलत की? 68,000 करोड़ का कर्जा उन भगोड़ों का माफ किया नरेंद्र मोदी ने, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या, ये बात क्या गलत है मेरी? आपके सवाल का उत्तर लेने के लिए मैं प्रभात जी के पास चलूंगा, लेकिन आपसे एक सवाल और है सज्जन जी मेरा। आंकड़े हैं जिन 15 देशों में यह बीमारी बड़े स्तर पर फैली, चीन के अलावा, उनकी कुल आबादी 142 करोड़, रविशंकर प्रसाद जी का स्टेटमेंट है, और उनमें होने वाली कुल मौतें 3,69,000। हिंदुस्तान के मुकाबले की ये स्थिति है। जिस लॉकडाउन को आप फेल बताते हैं, उस लॉकडाउन के अंतर्गत कुल संक्रमण अभी तक 1,51,000, पूरी दुनिया में 17 लाख से ऊपर, कुल मौतें 3,69,000, हिंदुस्तान में 4,500।
क्या इस उपलब्धि के लिए आप नरेंद्र मोदी और केंद्र की सरकार की सराहना करना चाहेंगे, या इसके बाद में भी आपकी शिकायत है कि सरकार ने कुछ नहीं किया? हिमांशु जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आंकड़ों के जादूगर है। इतने लोग मरे, इनकी संवेदनाएं नहीं जागी, इतनी मौतें इनको कम लग रही हैं, ज्यादा होना चाहिए। ये वही लोग हैं हिमांशु जी, 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं दिल्ली में, लाशों की ढेर पे बैठ के। कोरोना में हजारों लोग मर गए, उनकी लाशों पे बैठ के ये 1 साल का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। ये भी तो जवाब इनसे लीजिए, क्या उस जश्न की राशि हम गरीबों में नहीं बांट सकते? प्रभात जी के क्या पास चलता हूं। बड़ा गंभीर सवाल उठाया है सज्जन सिंह वर्मा जी ने। राहुल गांधी ने पूछा था प्लान बी क्या है। प्लान बी यही है प्रभात जी आपका, कि अपने 1 साल पूरा होने का, 6 साल पूरे होने का जश्न मनाएं, यही प्लान बी है? राहुल गांधी का जवाब इस रूप में सामने आया देश के सामने। क्या आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात नहीं कहनी चाहिए? क्या अरविंद जी, मैं आपके पास आता हूं, प्रभात जी का जवाब लेके आपके पास आऊंगा। को रोकना चाहिए। जी जी प्रभात जी। मुझे बहुत दुख है कि सज्जन जी के आंखों से अभी भी राजनीति का पट्टा नहीं हट रहा है। 41 करोड़ लोगों के खातों में 52,000 करोड़ से ज्यादा राशि गई है। 46 करोड़ लोगों को खाद्यान्न लगातार निःशुल्क दिया जा रहा है। अरे कुछ बोलने की आपके पास संगठन है क्या? आपने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता चिरंजीवी जी हरियाणा के कौन है। आपका संगठन कहीं है क्या? 30 साल से कांग्रेस का चुनाव नहीं हो रहा है, ब्लॉक लेवल पर लोग नहीं है, बूथ पर लोग नहीं है आपकी हालत संसद में खराब है, देश की जनता आप फेल हैं, इसलिए आप कह रहे हैं कि बीजेपी भी फेल है, सरकार भी फेल है। और कोरोना को आप ये मान रहे जैसे भाजपा ने निमंत्रण देके बुलाया हो कि नहीं ऐसा नहीं हमारे। ये क्या है? ये छोटी मानसिकता की बातें नहीं करना चाहिए। इस समय सब मिलकर प्रधानमंत्री जी ने पहले दिन से कहा है, सज्जन भाई हम सब मिलकर, हम देखिए राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे, संसद में लड़ेंगे। प्रभात जी, मैं बीच में आपको रोकता हूं। आप बार बार दलील दे रहे हैं कि हमने सबको लेकर बात की, हम सबको लेकर चले। आपको अतीत के पन्ने पलटवाता हूं। जरा बताइए कब आपने सबसे बात की? लॉकडाउन का फैसला लिया आपने, उससे पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों को विश्वास में लिया? क्या आपने विपक्ष के नेताओं को भरोसे में लिया? अचानक आप टीवी पर प्रकट हुए और कह दिया कि लॉकडाउन है, और इसके बाद में कहते हैं कि हम सबको साथ लेके चले। कैसे मान लेगा देश? एक मिनट, क्या 22 तारीख को जनता कर्फ्यू, जनता का आदेश नहीं लिया? क्या संसद में बैठक नहीं हुई? क्या हमारे सारे नेताओं से बात नहीं हुए? देश है, पर भगदड़ मच जाता अगर सब बातें हो। हमें देश चलाना है और लोगों की जीवन की सुरक्षा थी। प्रधानमंत्री जी ने विश्वास दिलाया, कहा कि नहीं आइए, जनता कर्फ्यू देखा, पूरा देश खड़ा हुआ। मैं फिर कह रहा हूं, आपने एक बहुत अच्छी बात कही है। आज देश की मानसिकता हिमांशु जी खड़ी हुई है कि कोरोना से लड़ना अब जिंदगी का एक अंग है। हमारे कार्य पद्धति में, हमारी कार्यशैली में ये लाना पड़ेगा। और 2.5 महीने में इस मानसिकता को तैयार किया है कि अगर कोरोना लंबे समय तक भी चलेगा तो हमें कोरोना से भी लड़ना है और हमें अपना काम भी करना है। मैं एक बार फिर अरविंद जी के पास जाऊं, उससे पहले आपसे सवाल को दोहराता हूं। अरविंद जी से पूछा था, उत्तर नहीं मिला। आपसे पूछ रहा हूं, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आप, विचारवान हैं, प्रख्यात पत्रकार हैं। सवाल है आपसे, पूरी दुनिया में नई नजीर प्रस्तुत कर रहा है हिंदुस्तान कि संक्रमण की रफ्तार बढ़ रही है, लॉकडाउन की शर्तें घट रही हैं। किस नजरिए के साथ में ये फैसले लिए जा रहे हैं, इस पर देश जानना चाहता है। प्रभात जी, आपकी पार्टी, जिसका आप दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, इसके संदर्भ में अपना नजरिया बता सकते हैं कि आखिर ऐसी क्या उपलब्धि हो रही है कि आपको लगता है कि अब शर्तों में ढील दे दी जाए, फ्लाइट चालू कर दी जाए, रेलें दौड़ा दी जाएं, जानवरों की तरीके से ट्रकों में, बसों में आदमी भर दिए जाएं? किस नजरिए के साथ ये फैसला है, इस पर रोशनी डालेंगे आप? फिर मैं अरविंद जी के पास चलता हूं। देखिए, ये हमारा फैसला, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से ये सब चीजें हो रही हैं। और फिर जब मजदूरों का मामला आया तो ट्रेन चलाना ही था। मैं राजनीति नहीं बोलना चाहता हूं। आप सब जानते हैं हिमांशु जी, महाराष्ट्र में क्या है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है।
सवाल क्या है, ये महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की राजनीति नहीं है, ये पूरे देश पर आपदा है, वैश्विक आपदा है। हमारे सोच में परिवर्तन करने की हम सबको विचार बदलना पड़ेगा। और ये विचारधारा की लड़ाई नहीं है, ये समाज धारा की लड़ाई है, ये भारत की लड़ाई है। मैंने मुद्दे की बात की, आप विचार पर ले गए प्रभात जी, लेकिन प्रश्न अनुत्तरित रह गया कि आखिर जब संक्रमण बढ़ रहा है तो लॉकडाउन की शर्तें क्यों ढीली की जा रही हैं, क्यों इस प्रकार से चीजें खोली जा रही हैं और लोगों को अपने हाल पे छोड़ा जा रहा है? नहीं, सरकार डर गई, सरकार हार गई, सरकार को लगता है अब उससे संभलेगा नहीं, इसलिए जनता को उसके हाल पे छोड़ दिया जाए। क्या है सच्चाई? नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल सिर्फ यह है कि जनता को जागरूक करते, जनता का काम भी हो। भारत, आप सब चीजें चाहते हैं, अर्थव्यवस्था भी ठीक हो जाए, कुछ हो भी नहीं। और कोरोना ऐसा है जैसे भाई कोरोना जीवन के कार्य पद्धति में आ गया है, उससे लड़ना भी पड़ेगा और अपनों को काम भी करना पड़ेगा। इस मौलिक बात को यदि हम नहीं समझेंगे, और जिसको देश समझ रहा है, एक सामान्य गरीब तो समझ रहा है, कांग्रेस का कोई नेता नहीं समझ रहा, हम करें क्या इसके लिए? सवाल कांग्रेस समझ नहीं रही है, कहना है प्रभात जी का, बाकी पूरा देश समझ चुका है। लेकिन अरविंद जी बीच में हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, अरविंद जी की पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद अपने सवाल उनसे पूछते हैं। जी अरविंद जी। देखिए हिमांशु जी, ऐसा है जैसे प्रभात जी बता रहे हैं कि लॉकडाउन जो चला है 4 फेजेस में, इससे बहुत ज्यादा अवेयरनेस रही है, लोग बाग एनलाइटेंड हुए हैं, लोग बाग समझने लगे हैं कि कोरोना के साथ अब हमारे को किस तरह से आगे बढ़ना है, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरविंद जी, ये बात तो अपनी पिछली बार भी हुई। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, फिर आप अपनी बात कहें कि भाई हम अवेयर हो गए, हम जागरूक हो गए, हमारी समझ में आ गया, क्या इतने के साथ में अब हम आंकड़े गिनना बंद कर दें, इस देश को बताना बंद कर दें कि अब कोरोना से पीड़ित इस देश में, इस प्रदेश में कितने लोग हैं? क्योंकि हम जीना सीख गए हैं, हमें समझ में आ गया हमें क्या करना है, तो फिर ये आंकड़े गिनने की जरूरत क्या है? बंद करें ये सब। ये कोई छोटी महामारी नहीं है हिमांशु जी, जब तक इसका वैक्सीन नहीं आता है और कोई पेटेंट मेडिसिन नहीं आती है, तब तक हमारे को इस कोरोना के साथ चलना पड़ेगा। और इसमें हमारा नागरिक, आम नागरिक अब जागरूक है, अब जागरूक है, उसको समझ में आ गया है कि इसके साथ, महामारी के साथ कैसे लड़ना है, मुझे अपना काम भी कैसे करना है। ये बात जो है, ये 4 बार के लॉकडाउन में लोगों को समझ में आई है कि मुझे कोरोना से कैसे बचना है, सावधानी कैसे रखनी है, मुझे उससे डरना नहीं है, मुझे सावधानी रखनी है। ये सारी बातें लोगों को समझ में आने के बाद ये धीरे धीरे फेज वाइज, जैसे प्रभात जी ने बताया, धीरे धीरे करके ढील दी जा रही है, और सबको काम पर जो है हिसाब से जो धीरे धीरे करके उसी हिसाब से लगाया जा रहा है। दूसरा, मैं सज्जन जी को एक बार कहूंगा, जैसे कह रहे थे 21 नहीं 20 लाख करोड़ है, 20 लाख नहीं 1 लाख करोड़। आप देखेंगे इससे पहले जब शुरू हुआ था तो 1 लाख करोड़ का लगभग 1,70,00,000 करोड़ का। सजन जनाब, मेरे पास सवाल है अरविंद जी से पूछने के लिए। मेरा 1 मिनट है। तो ये किसानों को, गरीबों को कितना जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से, सरकार की तरफ से, सबका ध्यान रखते हुए, किसान, मजदूर, गरीब, दलित, बैकवर्ड, हर तबके का, छोटे व्यापारियों का, कर्मचारी, हर चीज तबके का ध्यान रखते हुए सरकार जो है आगे बढ़ रही है। और हमारे को इस समय में राजनीति ना करके इकट्ठा होकर के इस लड़ाई के साथ जो है, इस महामारी के साथ इकट्ठा होकर के कंधे से कंधा मिला करके इस महामारी के साथ लड़ना चाहिए। अरविंद जी, आप जननेता हैं, जहां से लड़ते हैं वहां से चुनाव जीत के दिखा देते हैं, पार्टी से भी लड़ते हैं तो जीत जाते हैं, निर्दलीय लड़ते हैं तो भी जीत जाते हैं, जनता की जरूरतों को आप बेहतर समझते हैं। प्रभात जी ने आंकड़े बताए, 500 रुपये महीना दिया जनधन खातों में। आपसे जानना चाहता हूं, पर्याप्त है जिंदगी जीने के लिए इतना कुछ वर्तमान चुनौती के दौर में? अगर कांग्रेस पार्टी मांग कर रही है 7,500 की, 10,000 की, उतना ना सही, पर आपको नहीं लगता है कि इन मजदूरों के संदर्भ में जिनकी रोटी आपकी सरकार के फैसले के कारण छिनी, इससे आप इंकार नहीं करते थे? लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर बेरोजगारी देश में दी, लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर लोगों से उनका काम छीना है, लॉकडाउन ने बड़े पैमाने पर लोगों से 2 टाइम का भोजन छीना है। केवल आटा, केवल दाल के माध्यम से क्या जीवन कट जाता है? क्या आप जैसा जननेता ये जरूरत महसूस नहीं कर रहा है कि लोगों को इस मौके पे आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की जरूरत है? आप पूरी दुनिया की मिसाल देते हैं, अमेरिका में तकरीबन $1100 महीने दिया जा रहा है जिन लोगों के रोजगार छिने हैं। स्पेन के संदर्भ में बात करें, फ्रांस के संदर्भ में बात करें, कहीं के भी संदर्भ में बात करें, वहां पर जिनका आप हवाला देते हैं, जिनके आप उदाहरण देते हैं कि वहां की देखिए, हमें देखिए,
तो इस विषय पे भी उदाहरण आपके साथ साझा कर रहा हूं। आपके पास दोनों तजुर्बे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तजुर्बा भी है, गांव देहात का भी तजुर्बा है। ईमानदार राय रखेंगे इस संदर्भ में अपनी? देखिए, हर तबके को, जैसे आप बता रहे 500 रुपए अगर गरीब को दिया है तो 500 रुपए के साथ साथ उसको अनाज भी दिया है। 500 रुपए के साथ उसको अनाज दिया है। उसको आप देखेंगे उज्ज्वला योजना की तरह उसके अंडर में आपको फ्री सिलेंडर भी दिया, गैस का सिलेंडर भी दिया है। और आप ये देखें किसानों को 2000 रुपए दिए हैं, उसका एडवांस जो है किसानों को 2000 रुपए दिए हैं। और बहुत सारी चीजें जो है आप इससे लोग ज्यादा तो देखेंगे- अरविंद जी आपके पास में लोग आते हैं तो आप बांट देते हैं, ऐसा लोग बताते हैं। फिर भी आप इस कार्यक्रम के अंतर्गत ये जरूरत महसूस नहीं कर रहे कि हाँ लोगों के लिए और ज्यादा करने की जरूरत है? देखिए, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार सब मिलकर के इस काम को कर रही है। मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज अगर आप देखेंगे इस कोरोना के टाइम में, मैंने देखा है, हरियाणा में देखा है मैंने, मैं और भी कई जगह देख रहा हूं, कोई भी मेरे ख्याल में साथी किसी भी तरह से कोई भूखा नहीं रहा। उसको हर तरह से कोशिश की गई है सरकार की तरफ से कि कोई भूखा ना रहे और बहुत अच्छे तरीके से वो अपने सिस्टम को संभाले। अरविंद और जी इसी जिन तरह- आंखों से देख रहे हो उसमें उन्हें कोई भूखा दिखाई नहीं दिया है। चिरंजीव जी सहमत हैं? सबके पेट भरे हुए हैं, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है, सब आराम से हैं, सबको लग रहा है कि देश बिल्कुल ठीक चल रहा है। इत्तेफाक रखते हैं हमारे अरविंद जी की बात से? क्या इनके जो नेता है ना जी वो खुद एक जुगलबाज हैं। जी शब्दों की जुगलबाजी अगर करनी है तो उनसे सीखा जाए। बिहार जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे दूंगा। जी फिर मेरे जो ससुर है लालू प्रसाद यादव जी, उन्होंने उनकी बड़ी अच्छी नकल निकाली थी बिहार के अंदर जब चुनाव चल रहे थे। जी कहा कि 10,000 करोड़ रुपए दे दूं, 20,000 करोड़ रुपए दे दूं, 40 दे दूं, 60 दे दूं। इसी तरह इन्होंने अब कोरोना काल के अंदर कह दिया कि मैं तुम्हें 20 लाख करोड़ रुपए दे दूंगा। जी इनको अगर 20 लाख करोड़ रुपए सच्चाई में अगर लोगों को देने हैं, तो अगर राहुल गांधी ये कह रहा है कि 10,000 रुपए उनको पहली किस्त दे दो, तो उसमें इनको क्या तकलीफ है देने के अंदर? जी अगर लोगों के पास उनके जेब के अंदर पैसा पहुंचेगा तभी तो उनका पेट भरेगा। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं मोदी जी की वो सुन ले। अगर भाषणों से पेट भरता हो तो मुझे लगता है मोदी जी ने इस पूरी दुनिया का पेट भर दिया होता। पर कुछ ऐसी बातें हैं कि आपके भाषणों से पेट नहीं भरता है, और इसी वजह से हमारा आज पूरा देश जो है 40% देश आज भूखा है। जहां तक ये बात करते हैं कि हमारे देश के अंदर जो टेस्ट हैं वो 1.5 लाख ही पहुंचे हैं, तो इनसे पूछना चाहूंगा, हमारे जहा जी हैं, अरविंद जी हैं, कि आप ये बताइए हरियाणा में और पूरे देश के अंदर टेस्ट कितने हुए हैं? और जहा साहब पूछ रहे थे कि मैं कौन हूं, तो जहा साहब को बताना चाहूंगा कि मैं हरियाणा प्रदेश यूथ कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं, अभी भारतीय युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव हूं और हरियाणा का विधायक हूं, चुना हुआ। तो ये मुझे लगता है आपको जानकारी देनी जरूरत थी। और मेरे पिता लगातार 6 बार रेवाड़ी से विधायक रह चुके हैं, तो मुझे लगता है आपको पूरी जानकारी भी मेरी तरफ से देनी बहुत जरूरत थी। पर आप मेरी जानकारी लेने से बेहतर यह है कि उनकी सुध लें, जो गरीब आदमी हजारों किलोमीटर तक पैदल चल रहा है, उनके अगर आप सुध लेंगे तो बेहतर रहेगा। अपने नेता नरेंद्र मोदी जी से कहिए कि उन गरीब लोगों के आंसू पहुंचे, उनको खाना मुहैया कराएं, उनके जेब के अंदर जब पैसा आएगा तभी वो अपनी जिंदगी ठीक तरह से जी पाएंगे। यहाँ अच्छा चिरंजीव जी, एक बात का सवाल करता हूं। आपने अपनी विरासत के संदर्भ में बताया, सभी लोग परिचित हैं, प्रभा झा जी भी बहुत वरिष्ठ राजनेता हैं, उन्हें आपके विषय में जानकारी है। एक चर्चा के अंतर्गत अपने तर्क को दमदार बनाने के लिए ऐसे उलाहने दिए जाते हैं और आपने उनके उद्देश्य को सफल कर दिया कि आपने अपने परिचय के लिए इतना विस्तार से बता दिया, तो आपने प्रभा जी को सफल ही कर दिया। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि कांग्रेस के पास ऐसे संकट के मौके पर समाधान के तौर पर केवल एक ही बात कहने के लिए है कि लोगों को पैसे दे दो, कि इसके अतिरिक्त भी कांग्रेस कोई रचनात्मक सुझाव देगी? हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को कांग्रेस से बेहतर कौन जानता है? सबसे लंबे समय तक शासन चलाने का अनुभव कांग्रेस पार्टी का है। तो क्या हिंदुस्तान के संदर्भ में सोनिया गांधी, राहुल गांधी केवल सरकार को कटघरे में खड़ा करने के लिए ही है, या इसके इतर भी कुछ ठोस सुझाव देंगे? उन्होंने कोई सुझाव ये देंगे कि कैसे रेवेन्यू जुटाया जाए, तभी तो बांटा जाएगा। आने का पता नहीं, बांटने के लिए चिल्लाहट है, चल जाएगा देश। मनरेगा की जो स्कीम थी जिसकी इन्होंने
जब कांग्रेस की सरकार रही 10 साल तो उसकी इन्होंने बुराई करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज इनको मनरेगा की स्कीम अच्छी लग रही है, और मुझे लगता है कोरोना काल के अंदर जो कमियां सारी हैं, हो सकता है अगर इनसे कुछ दिनों में ठीक नहीं हो पाए तो उसका भी सारा ठीक रहा कि नेहरू जी पे थोप देंगे। आपने नेहरू जी से ही शुरुआत करी थी आज के कार्यक्रम की, और ये हर बात को नेहरू जी पे ले जाते हैं। मुझे लगता है इस बात को भी ये नेहरू जी पे ले जाएंगे। जहां तक आपने बात करी कि कांग्रेस पार्टी सुझाव नहीं देती, तो कांग्रेस पार्टी तो हर वक्त इनको सुझाव देती है। राहुल गांधी ने शुरुआत ही इस बात से करी थी कि अभी आप समझ जाइए। मैंने हमारे वित्त मंत्री हरियाणा के अनिल विज जी, उनसे सवाल किया था कि कोरोना लड़ाई के लिए हम कितने तैयार हैं। तो आपको बताना चाहूंगा हिमांशु जी, अभी ठीक है हरियाणा के अंदर पूरे देश के अंदर 1.5 लाख ही केस है। हेल्थ मिनिस्टर जी। हैं, हेल्थ मिनिस्टर विज जी हेल्थ मिनिस्टर हैं, स्वास्थ्य मंत्री। की तो क्या हमारे पास इतने वेंटिलेटर हैं सभी को ध्यान में रखते हुए? तो मुझे लगता है इस सरकार को जागने की जरूरत है। हमसे सवाल करने से बेहतर है, आज हम सत्ता में नहीं, आज तो हम विपक्ष में हैं। विपक्ष का तो काम ही सवाल करना है सरकार से। और प्रभात झा जी ने कहा था इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इनके साथ नहीं खड़ी हुई। अरे हम तो शुरुआत के पहले दिन से इनके साथ खड़े थे। राहुल गांधी जी ने इनको तभी तो चेताने का काम किया था कि जाग जाइए, ये कोरोना बहुत बड़ी दिक्कत अब वक्त है उसको अपनाने का जो अपना है। अब वक्त है उसका हाथ थामने का जो अपना है। रूप मंत्रा, an आयुर्वेदिक लोकल ब्रांड ऑफ ब्यूटी एंड हेल्थ प्रोडक्ट्स। एक माँ को अपने परिवार का मनपसंद खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? थोड़ी सी मेहनत, बहुत सारा प्यार और पीएनबी किचन मेट। आज खाने में क्या है? सत्ता में रहने का भी तजुर्बा है, विपक्ष में रहने का भी तजुर्बा है। आपसे होना चाहिए अभी आरोप लगाने की जगह, सत्ता में जो बैठे उन्हें घेरने की जगह कोई रचनात्मक बात आपके जहन में कि अगर ये किया जाए तो देश की दिशा ठीक रहेगी इन संकटकालीन परिस्थितियों में। देखिए हिमांशु जी, मैंने कहा कि 68,000 करोड़ आपने उन भगोड़े उद्योगपतियों का माफ किया। मेरा अनुरोध है कि इतनी राशि आप, बहुत छोटा किसान है, 1 बीघा 2 बीघा, वो बहुत बुरी स्थिति में, वो किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला पा रहा है, उसके आंसू भी नहीं निकल पा रहे हैं, उसके पास खाने का दाना भी नहीं, उसका कर्जा माफ कर दो, कर्जे में डूबा हुआ। दूसरी बातें, जो उद्योग हैं उन उद्योगों को आप कर्ज दे रहे हो, छोटे उद्योगों को आप कर्ज दे रहे हो, मतलब उसे और कर्ज में डुबो रहे हो। आप उसे सब्सिडी क्यों नहीं देते, ताकि इन कोरोना के संक्रमण के समय जो नेस्तनाबूद हो गया उसका छोटा छोटा उद्योग, उन छोटे उद्योगपतियों को थोड़ी थोड़ी सी आप सब्सिडी दे दीजिए ताकि उद्योग वापस खड़े हों। उनमें 100 50 मजदूर काम करते हैं, उनको रोजगार मिले, ये बातें करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी 3 महीने और उन गरीब लोगों को, मजदूरों को, वेतन भोगियों को अनाज फ्री में मिलना चाहिए, उनको आवागमन के साधन फ्री मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं। अभी वैक्सीन आने वाला है, तैयार हो गया है हिमांशु जी, इसका वैक्सीन बहुत जल्दी ट्रायल हो गए, आ जाएगा। मैं इनसे अनुरोध करता हूँ नरेंद्र मोदी साहब से, ये दो ही हमारे नेता प्रभात झा और अरविंद भाई, आप मेहरबानी करके उस वैक्सीन का चार्ज मत करना गरीबों से, उस वैक्सीन से वो स्वस्थ होंगे, उसका चार्ज मत लेना। स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी कर दो, बहुत अच्छा कर दो, डॉक्टरों को सुविधाएं दो ताकि वो गाँव में जाके इन सारी बातों का इलाज कर सके। कई सारी बातें सज्जन सिंह वर्मा जी ने दी हैं, लेकिन उसमें से 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यह कि इस राहत के समय पे कर्ज मत ला दो, दूसरा अगर वैक्सीन आता है तो उससे निःशुल्क उपलब्ध करा दो। प्रभात जी, इत्तेफाक रखते हैं आप सज्जन जी की बात से, या इसको भी कांग्रेस की बचकानी बातें कह के खारिज कर देते हैं? नहीं, सज्जन सिंह जी को पहली बात तो ये सोचना चाहिए, जिस भगोड़े की राशि की बात कर रहे हैं वो राशि किसने दी थी, जरा पता कर लीजिएगा, किसके समय में दी गई थी और किस कांग्रेस के नेता के पैरवी से दी गई थी, रिकॉर्डेड है। इनको पकड़ो, उसके बाद मैं नाम नहीं लूंगा इस समय। 86,000 करोड़ रुपए किसानों को इस 2 महीने में बांटा गया है।
जी। 4 लाख करोड़ से ज्यादा का ऋण देने की बात कही गई है। 3 लाख करोड़ उद्योगों को खड़े करने के लिए 6 महीने प्रभा जी, तक मैं ब्याज आपको बीच में नहीं रोकता देने। हूं, मुझे एक ये बात इस- बता दीजिए, गांव में रहने वाले साहूकार में और दिल्ली में चलने वाली सरकार में कोई अंतर रहेगा? इस आपदा के समय पे कर्ज उपलब्ध कराने को आप उपलब्धि बता रहे हैं, ब्याज खाने को आप उपलब्धि करा रहे हैं, क्योंकि आप कर्ज भी कोई ब्याज मुक्त नहीं दे रहे हैं, ब्याज कमाना चाह रहे हैं, चाहे एमएसएमई के संदर्भ में, चाहे बाकी इंडस्ट्रीज के संदर्भ में है। केवल रेहड़ी वालों के संदर्भ में 10,000 रुपए बस, वो भी 10,000 रुपए की राशि बगैर ब्याज के आप दे रहे हैं, बाकी सब में आप पर्याप्त ब्याज लेने की बात कर रहे हैं। लोग भरोसा करेंगे कि आप मदद कर रहे हैं हमारी? प्रदेश में तो 0% ब्याज पर, हिमांशु जी, 0% ब्याज पर किसानों को पैसे दिए जा रहे हैं। यहाँ तो हाथ से नहीं, ये तो बीच में 15 महीने जो कांग्रेस की सरकार थी उनने बंद कर दी। अरे प्रभा जी, बात अभी ब्याज पर आपके बात हो रही थी इस पैकेज की, आप आपके कहीं और ले गए। बहरहाल मेरा सवाल यह है कि सज्जन सिंह वर्मा जी ने 2 सुझाव दिए, मानेंगे या केवल विचार करेंगे या विचार भी नहीं करेंगे? सवाल ये है कि क्या उद्योगपति 45 लाख उद्योगपतियों के साथ खड़ी हुई है और सबने एक स्वर से स्वागत किया है कि नहीं, हमको 6 महीने की जो ऋण की छूट दी गई है और सबने उसका स्वागत किया। किसने कहा कि नहीं किया है? अब उद्योगपति हैं, अगर सज्जन जी वर्मा जी की कोई उद्योग चलता हो तो वो उसको अगर नहीं मानते होंगे, लेकिन देश के 45 लाख उद्योगपतियों ने इसका स्वागत किया है और 45 लाख उद्योगपतियों के उद्योग में लगभग 7 करोड़ लोग काम करते हैं। ये उनका भला किया गया उद्योगपतियों ने है। स्वागत और किया, इसलिए ये दावा बात है तो प्रभा जी का। हालांकि उद्योगपति लगातार बोल रहे हैं कि ऐसी ईएमआई में छूट का क्या फायदा जिसमें ब्याज मल्टीपल लिया जाएगा। इसका उत्तर अनुत्तरित है, लेकिन मैं आखिरी बातचीत के लिए अरविंद शर्मा जी के पास। अरविंद जी, प्रभात जी ने तो सज्जन सिंह वर्मा जी की बात पर कोई सहमति नहीं दी, बाकी सब कुछ कहा। आपके पुराने मित्र हैं, ऐसा वर्मा जी ने ही बताया। अपने मित्र की बात कुछ सुनेंगे, जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाएंगे, कोई उम्मीद करें हम आपसे? देखिए, सबसे पहले तो सज्जन वर्मा जी ने जो ये इंफॉर्मेशन दी है कि जल्दी ये वैक्सीन बन रहा है, ये देश के लिए और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी बात है कि वैक्सीन बने और इस महामारी से इसकी लड़ाई की क्षमता बढ़े। तो मैं दूसरी चीज, आज आप देखेंगे कि जब ये महामारी नहीं थी तो जैसे पीपीई किट है, एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जी, नाम मात्र की भी बनती नहीं थी देश में। जी, आज 2 लाख पीपीई किट रोजाना बनकर के तैयार हो रही हैं, फेस मास्क, सैनिटाइजर्स। तो मतलब आप देखेंगे कितना बड़ा बदलाव देश के अंदर ही आ रहा है। जी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बात शुरू की है कि अपना लोकल जो है, अपना देश के लिए जो है आर्थिक निर्भर होना, अपने देश को इंडिपेंडेंट बनाना, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, वो बात बहुत आगे तक जाएगी। आप देखेंगे इसके जो रिजल्ट हैं आने वाले समय में आपको देखने को मिलेंगे। और मैं इस बात के लिए जो है आप लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं कि आप लोगों ने इस पर मौका दिया। और सभी को मैं यही कहूंगा कि भाई मिल करके इस सारी लड़ाई को, इस कोरोना की जो फाइट है, इसको सारे कंधे से कंधा मिला करके इसको आगे बढ़ाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश इस महामारी से, एक आने वाले समय में देश इस महामारी से निकल करके बाहर आए। तो कुल मिलाकर बातचीत में 2-3 बातें स्पष्ट हैं कि कांग्रेस की जो मांगे हैं उस पर अभी सत्तारूढ़ दल ध्यान देने की मानसिकता में नहीं है, ये साफ तौर पर हमारी बातचीत में निकला है। लेकिन एक बात तय है कि लॉकडाउन को पूरी तरीके से फेल करार दिया जाना इसलिए युक्ति संगत नहीं है क्योंकि इसने जनमानस को जागरूक करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। हमने संक्रमण की रफ्तार भी रोकी। जो संक्रमण आज दिखाई दे रहा है यह हमें 1.5 महीने 2 महीने पहले भी देखने को मिलता था, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। और चूंकि लड़ाई खत्म नहीं हुई है तो इसके संदर्भ में सरकार से ठोस कार्य योजना की अपेक्षा है जो अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद है इस कार्यक्रम में जो भी विचार निकले हैं उस पर जिम्मेदार लोग विचार करेंगे। काफी जिम्मेदार लोग तो इस कार्यक्रम में ही मौजूद हैं। उम्मीद है कार्यक्रम में ना सही, कार्यक्रम के बाद उन तक जरूर पहुंचाएंगे जहां तक ये बात पहुंचनी चाहिए। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब वक्त है आज के शेर का। हमारा आज का शेर ये कहता है कि रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कि रोज इस शहर में एक हुक्म नया होता है, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होता है। मिर्जा गालिब जो ये कहा था, ये वर्तमान में लॉकडाउन के संदर्भ में रोज जो नए नियम, रोज जो नए कायदे, रोज जो नए कानून आ रहे हैं उसको लेकर देश का मानस कुछ ऐसा ही सोचता है। उम्मीद है हुक्मरान इस बात को समझेंगे
और किसी ठोस कार्यक्रम के साथ हमारे सामने आएंगे। अब वक्त है आपसे इजाजत लेने का, मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर मिलता हूं नए विषय के साथ। सादा प्रणाम।